नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार। सक्सेस एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। आज हम क्लास 12th के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर फंडामेंटल के बारे में जानेंगे। फंडामेंटल को जानने से पहले आपने 11th में जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एवं बैलेंस शीट को जाना था। ये जो बनाते थे अर्थात जो भी लेखा करते थे 11th में जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट, यह एकाकी व्यापार होता था। इसका विशेषता है जो एकांकी का मतलब होता है एक व्यक्ति के द्वारा मैनेज किया जाना। ये एक व्यक्ति के द्वारा मैनेज किया जाता है। छोटा व्यवसाय होता है। छोटा व्यवसाय होने के कारण इसमें स्वयं का पैसा अर्थात अपना पैसा लगाना होता था, जो लिमिटेड अर्थात सीमित होता है। मेहनत भी स्वयं करना होता है। तो इसमें सबसे पहले हमने जर्नल पढ़ा हुआ था। जर्नल ये प्रारंभिक लेखा होता है और जर्नल जब तैयार होता था तो जर्नल से लेजर तैयार करते थे और फिर लेजर से ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट से पहले ट्रायल बैलेंस जब भी बनाते थे तो ट्रायल बैलेंस के आधार पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकाला जाता था। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। ट्रेडिंग अकाउंट अर्थात व्यापारिक खाता होता है, जो इसमें जितने भी फैक्ट्री एक्सपेंस होता था उसको डेबिट करते थे और फैक्ट्री इनकम क्रेडिट करते थे, या हम कह सकते हैं जो इसे डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम लिखते थे। टोटल करने के बाद जब क्रेडिट साइड अधिक होता था तो टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी के नाम से लिखते थे। क्योंकि क्रेडिट अधिक होने के कारण से प्रॉफिट होता था, इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट, और जब डेबिट अधिक होता था तो क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस लॉस लिखते थे। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकाला जाता था। ये ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता था। जो डेबिट शेष आया उसको क्रेडिट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी के नाम से लिखते थे। ऑफिस या शोरूम के संबंधित सभी खर्चा को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता था। इसमें एक्सपेंस को डेबिट साइड में और इनकम को क्रेडिट साइड में लिखा जाता था, या इसे हम कह सकते हैं जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता था। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब क्रेडिट अधिक होता था तो डेबिट में टू नेट प्रॉफिट के नाम से लिखते थे, और जब डेबिट अधिक होता था तो क्रेडिट में नेट लॉस को दिखाते थे। ये जो हमारा नेट लॉस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता था, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, इसी को हम फंडामेंटल में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से दिखाते हैं। यही हमारा फंडामेंटल में जाता है। ये पार्टनरशिप बिजनेस में जो फंडामेंटल है अर्थात आधारभूत अवधारणा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। इसको अच्छा से समझेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आए हुए नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ट्रांसफर हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। इसमें डेबिट साइड में 2 कॉलम पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस और क्रेडिट साइड में भी पार्टिकुलर्स अमाउंट होता है। नेट प्रॉफिट को जब भी नेट प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड में इसे सबसे ऊपर दिखा लिया जाता है। यदि नेट लॉस होता है तो इसे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से डेबिट में दिखा लिया जाता है। इसके अलावा डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, जितने भी पार्टनर होते हैं यदि पूंजी लगाए हुए होते हैं तो उस पर ब्याज इसमें लिखा जाता है। इसके बाद सैलरीज, कमीशन, रिजर्व को दिखाते हैं क्रेडिट में। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, आहरण पर ब्याज को दिखा लिया जाता है। जब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में टोटल करने के बाद क्रेडिट अधिक होता है तो डेबिट में इस प्रॉफिट को सभी साझेदारों को आपस में बांट लिया जाता है।
एग्रीमेंट के मुताबिक होता है। सभी पार्टनर्स को के बीच में बांटने के बाद इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया जाता है। इसी प्रकार से यदि डेबिट अधिक आए तो क्रेडिट साइड को लॉस माना जाता है। इस लॉस को सभी पार्टनर्स के बीच में बांट लिया जाता है और फिर ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाता है। व्हाट इज पार्टनरशिप? साझेदारी क्या है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को चलाने, उसके लाभालाभ आपस में बांटने और अपनी सेवा या पूंजी लगाने के लिए सहमत हो जाते हैं, ऐसी संस्था को साझेदारी कहा जाता है। साझेदारी व्यवसाय की विशेषता, दो या दो से अधिक पार्टनर्स साझेदार करते हैं, लेकिन 50 से अधिक नहीं हो सकता है, क्योंकि 50 से अधिक होगा तो उसे कंपनी कहा जाएगा। तो पार्टनर्स के बीच में एक बिजनेस होना अनिवार्य है। प्रॉफिट में यह हिस्सा लेता है, सभी पार्टनर्स के बीच में लाभ को बांटते हैं। बिजनेस लीगल होना चाहिए, कानून की नज़र में वैध होना चाहिए। पार्टनरशिप बिजनेस में साझेदारों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख, ये एग्रीमेंट क्या होता है? बिजनेस का वह टर्म एंड कंडीशन होता है जो व्यवसाय से संबंधित हो, जिसमें सभी का सहमति होना आवश्यक हो जाता है। सभी का सहमति होने पर उस एग्रीमेंट पर सिग्नेचर होता है, उसके बाद वो हमेशा बिजनेस काल में लागू रहती है। पार्टनरशिप डीड या हम इसे एग्रीमेंट कह सकते हैं। एग्रीमेंट में क्या होता है? मुख्य बात फर्म का नाम एवं पता तथा इसका मुख्य व्यवसाय क्या है, सभी साझेदारों के नाम व पता होता है। प्रत्येक साझेदार द्वारा जो पूंजी निवेश किया जाता है उसका राशि, साझेदार की पूंजी, ऋण एवं आहरण, उस पर ब्याज की दर, लाभ हानि को किस अनुपात में बांटा जाएगा, प्रत्येक साझेदार को स्वीकार्य आहरणों की राशि, साझेदार प्रारंभ करने की तिथि, साझेदार की दिवालिया होने पर उत्पन्न होने वाली हानि, फर्म का विघटन। इसके अलावा वह सभी बातें जो व्यवसाय को लंबे समय तक चलाने में सहयोग करें। पार्टनरशिप बिजनेस में एग्रीमेंट, विदाउट एग्रीमेंट में क्या होगा? में एग्रीमेंट में दो प्रकार से होता है, मैनेजमेंट रिलेटेड मेथड एवं दूसरा मनी रिलेटेड मेथड होता है। मैनेजमेंट रिलेटेड मेथड, मनी रिलेटेड मेथड या फाइनेंशियल रिलेटेड मेथड, इसमें पार्टनर्स की कैपिटल अर्थात साझेदार के द्वारा लगाई गई पूंजी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लाभ हानि को किस अनुपात में बांटेंगे, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर मिलने वाले ब्याज या लगने वाले ब्याज दर, इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी पूंजी के अलावा जो भी अतिरिक्त राशि पार्टनर के द्वारा लगाया जाएगा बिजनेस में उसको लोन कहेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पर ब्याज दर, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग, पार्टनर के द्वारा जो निकाला जाएगा राशि उस पर लगने वाली दर अर्थात इंटरेस्ट रेट। तो इस प्रकार से पार्टनर्स की कैपिटल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग, ये सब इसके अंतर्गत आता है, फाइनेंशियल रिलेटेड मेथड के अंतर्गत आता है। तो था एग्रीमेंट संबंधित बातें। एग्रीमेंट होता है तो इसका जिक्र किया जाता है, इसको लिखा जाता है, उसको ध्यान में रखते हुए एग्रीमेंट को बनाया जाता है। अब विदाउट एग्रीमेंट, तो बिना एग्रीमेंट का सबसे पहले समझ लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, यानी लाभ हानि को बराबर बराबर अनुपात में बांटा जाएगा साझेदारों के बीच। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पूंजी पर मालिक के द्वारा जो पूंजी लगाया जाता है उस पर ब्याज क्या होगा विदाउट एग्रीमेंट में? विदाउट एग्रीमेंट में इसमें मालिक होता है और मालिक अपना पूंजी पर ब्याज नहीं ले सकता है। जो राशि लगाते हैं बिजनेस में इस पर ब्याज नहीं लिया जाएगा, उसे हम लोन कहेंगे। पूंजी के अलावा जो भी राशि दिया जाएगा उसे हम लोन कहते हैं। तो उस पर क्या होगा अर्थात इंटरेस्ट ऑन लोन, तो लोन पर विदाउट एग्रीमेंट में 6% के दर से ब्याज होगा। और इसके बाद पार्टनर सैलरी, क्या साझेदार सैलरी लेंगे, वेतन लेंगे, कमीशन लेंगे? तो पार्टनर सैलरी अर्थात साझेदार के द्वारा
वेतन भी नहीं लिया जाएगा। चूँकि वो मालिक होता है और मालिक स्वयं काम करते हैं तो कोई भी वेतन नहीं लेंगे। इसके बाद पार्टनर्स कमीशन भी नहीं लेंगे। इसमें नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, आहरण पर ब्याज, मालिक के द्वारा जो राशि निकाला जाएगा उस पर क्या ब्याज लगेगा? तो बिल्कुल नहीं लगेगा, नो। तो पार्टनर्स सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, इसके लिए कुछ भी नहीं, विदाउट एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं होगा। हाँ, इसके लिए एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। यदि पार्टनर चाहता है जो हमें सैलरी मिले, कमीशन मिले, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा और सैलरी, कमीशन या इंटरेस्ट लिया जाएगा। तो ध्यान रखना है, विदाउट एग्रीमेंट, यदि एग्रीमेंट नहीं हो, एग्रीमेंट के अभाव के कारण प्रॉफिट एंड लॉस को बराबर बराबर में बांटेंगे और पूंजी पर ब्याज भी नहीं लिया जाएगा। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन होगा, लोन पर 6% की दर से ब्याज चलेगा और ना ही सैलरी, ना ही कमीशन और ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग यानी आहरण पर ब्याज